नमस्कार। जस हिंदी की खास पेशकश बिगुल 2019 में आपका स्वागत है। बिगुल 2019 इस कार्यक्रम में चर्चा तो राजनीतिक होती है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए हमारे देश की सियासत हो, राजनीति हो, तमाम मुद्दे हों, सिमट कर रह गए हैं पुलवामा सीआरपीएफ अटैक के इर्द गिर्द, क्योंकि 40 जवानों ने अपनी शहादत दी है। 40 जवानों को शहीद किया गया है। आतंकवादियों ने, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उसके बाद देश गुस्से में है, देश आक्रोशित है, देश सवाल पूछ रहा है। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर इन 40 शहादतों का जिम्मेदार कौन है। सवाल ये है कि जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। और जिम्मेदार, जैसा कि देश को पता है, कौन है? पाकिस्तान है, जो सरगना है आतंक का। उसको क्या सबक सिखाया जाएगा? सवाल यहाँ पर यह है कि जो वादा किया गया था, अब 40 जवान शहीद हुए हैं, 40 के बदले क्या 400 सिर लाए जाएंगे? आज देश के जहन में, हर एक के जहन में बहुत सारे सवाल हैं और उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। बेहद ही खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेजर डॉक्टर एपी सनवारिया हैं, रिटायर्ड अफसर हैं, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सनवारिया साहब, स्वागत है आपका। नवाब सिंह हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। नवाब सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। सज्जन प्रकाश हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल डॉक्टर एपी सनवारिया जी, क्या हम लोग इस स्थिति में हैं कि हम आज की तारीख में ये सवाल पूछें कि जिम्मेदार कौन है इन 40 शहादतों का? महेंद्र जी, इस वक्त जब मैं आपको फेस कर रहा हूं, मेरे दिल में आग है और मेरे आंखों में पानी है। और जो हालात मेरी है वैसे ही 130 करोड़ लोगों की हालात है इस वक्त मेरे भारतवर्ष में। यस, हम तो बड़ी क्लियर कट है। जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब तो इस कायराना हरकत ने जो पाकिस्तान के थ्रू एक सिरफिरे या रेडिकलाइज यंग मैन के द्वारा किया गया है। देखिए, ये जो कल का, इसको मैं अटैक नहीं कहूंगा, एक कायराना हरकत कहूंगा। एक दिन का काम नहीं था। इतना बड़ा काम करने में बहुत समय लगा होगा। और अब विद इन 48 आवर्स में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये पता चल गया है कि लोकल गाड़ी, लोकल आदमी और आरडीएक्स 200 किलो आकर के आना एक दिन में नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं स्नीक करके बहुत लंबा प्रपोजिशन रहा है और उसमें लोकल लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। और उन लोग जो कि रेडिकलाइज करने में मशगूर हैं। देखिए, जब कोई टेररिस्ट को मारा जाता है और उसको आप यूगलाइज करते हैं, 50-50, 60-60 हजार आदमी इकट्ठे होते हैं और वहां भारतवर्ष से टुकड़े वो जब करते हैं, तो ये यंग मैन जिसको कह दिया जाता है कि देखो भारत की सेना बड़ी खतरनाक है, उसके देखिए तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें तो मार ही देना है उन्होंने। और बाई इन लार्ज एक्सपीरियंस है, जो भी टेररिस्ट बना है उसकी जिंदगी 6 महीने या 8 महीने की है। उसको कहते हैं कि भैया तूने तो मरना ही है, ऐसा कुछ काम करके जाके तो हीरो जा। ये रेडिकलाइजेशन हुआ है। इसके पीछे मैं कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं आईएएस चीफ के, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, आजकल टेलीविजन के ऊपर वो आते हैं, प्रवक्ता बन के आते हैं। और प्रवक्ता भी उसी तरह के आईएएस चीफ की तरह से, और कोई प्रवक्ता बोल के दिखाए और जवाब ही नहीं। उन्होंने एक वीडियो मुझे शेयर हुआ है। उन्होंने कहा था कि ये जो घुसपैठ है भारतवर्ष, इसको मेरी सेना बहुत सक्षम है, बट साथ में बहुत डिसिप्लिन्ड सेना है। आर्मी की सेना, उसने तुम्हारे इन्फिल्ट्रेशन वो सारे खत्म हो जाएंगे और हो भी गए ऑल आउट में जाकर के। अब चुनिंदा लोग रह गए। तो उसने कहा कि हमें एक ह्यूमन बॉम्ब फिदायनी हमले करने पड़ेंगे। और वो उन्होंने 6 महीने पहले बात की थी। तो ये सब कुछ करके ये कि जिम्मेवार कौन है, तो ठीक। हाँ, ये बड़ा पॉइंट आपने दिया। मेरा सवाल भी उसी दिशा में था कि एक तो वो क्लू मिल गया था, उसके पहले और बहुत सारे ऐसे क्लू मिले थे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि ऐसा कोई अटैक हो सकता है। बावजूद उसके ये सब हो गया है।
क्या नहीं माना जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? उधर से तो कोशिशें होती रहती हैं और वो आगे भी शायद होंगी जब तक उन्हें माकूल जवाब नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या हमारी कहीं कोई चूक या लापरवाही नजर आती है? महेंद्र जी, मैं इसमें दोनों बात कहूंगा, यस और नो। देखिए, अभी वीडियो में ओपनली आया था कि फरवरी में हम ये करेंगे कि दिल्ली दहल जाएगी। वो उन्होंने जो अपना ये जैसे हिंद का कुछ जैसे मोहम्मद मनाया था कुछ, उन्होंने हमारी इंटेलिजेंस ने पूरा बता दिया था कि ये होने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरैक्टिव इंटेलिजेंस जो तालमेल होता है, वहां थोड़ी गड़बड़ी हुई। और उसमें भी मैं किसी की कोताही नहीं कहूंगा, किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए ये टेररिस्ट अटैक में एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, वो कुछ भी कहीं कहीं कर सकता है। लेकिन उसके भी जिम्मेवारी जो है, मैं देखिए एक सिविलियन गाड़ी आरडीएक्स से भर के कितने सारे बैरियर को छोड़ते छोड़ते, क्योंकि हम लोगों ने ये हुक्म दे दिया था कि गाड़ियां सिविलियन चेक ना हो, जो अब रिवर्ट हो गया। अब जब कन्वॉय, देखिए एसओपीज बनी हुई हैं सारी की सारी। और देखिए वो कितना शैतान है पाकिस्तान का दिमाग कि उसने आर्मी की कन्वॉय को नहीं ढूंढा, उसने वो कन्वॉय ढूंढी जहां मैक्सिमम लोग होंगे। देखिए कन्वॉय के आरोपीज हैं कि 40 गाड़ी जाएंगी, और उसमें 78 गाड़ियां गई, 2750 लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने। और कारण है उसका, उसमें भी उनका ब्लेम नहीं, इससे पहले ट्रैफिक बंद हो गया था, खोल दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये सब कोताही हुई। इंटेलिजेंस में कहीं फेलियर नहीं थी, उन्होंने पूरे इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दे दी, पूरा रिपोर्ट दी। नवाब सिंह जी, क्या अपनी कोताही को नहीं मानना चाहिए? उस दिशा में जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं खामी रही है, तो ही अगर उसको माना जाएगा, तो ही तो फिर अब ये फैसला लिया गया कि जब ये काफिला चलेगा तो सिविलियन गाड़ियां नहीं आ पाएंगी। आपने डिबेट शुरू करने पे सवाल पूछा था कि जिम्मेवारी किसकी है। एक जिम्मेवारी तो मेजर साहब ने बड़ी अच्छी तरह बोला कि पाकिस्तान की है, उनकी आईएसआई की है, उनकी फौज की है। लेकिन उसी टाइप पे हमको अपनी जिम्मेवारी भी लेनी होगी। हमारे भी शोल्डर जो है, हर एक सिटीजन की जिम्मेवारी है। हमने कोताही की है, हर एक सिटीजन ने की है, हमारी गवर्नमेंट ने किया, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने किया, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, वहाँ की गवर्नेंस ने किया, हमारी पॉलिटिक्स ने किया, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके हाथ बांधने में पॉलिटिशियन ने बहुत बड़ा इसमें जिम्मेवारी लेनी चाहिए। क्योंकि पिछले 2-3 साल में हम देख रहे हैं कि हमारी आर्मी के जवान, उनका जो मोराल लो हो रहा था, उनके हाथ बांधे जा रहे थे। उनको कभी कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस जो स्पेशल एक्ट है उसको बंद किया जाएगा, कभी कहते थे कि अगर वो गोली चलाएंगे उनके ऊपर एफआईआर की जाएगी। एक केस में एफआईआर भी हुई है, और वहाँ की चीफ मिनिस्टर के कहने पे, और हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने उसको एग्रीमेंट दे दिया। और ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसका इफेक्ट पड़ता है हर एक जवान के ऊपर। अभी पूरी नेशन को हमको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मैंने 71 की लड़ाई में हिस्सा लिया है, कारगिल की वॉर में हिस्सा लिया है। कभी एक दिन में 40 कैजुअलिटी नहीं आई उन लड़ाई में भी, युद्ध के दिन में भी। कभी आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर 40 कैजुअलिटी को जाकर वहाँ पे अपनी लास्ट, ये तो हमारी नेशन के लिए सबसे बड़ी शेम वाला दिन है। आज हमारा सर झुक जाता है ये सुन के कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस के पुराने ऑफिसर्स हैं, हमारा सर झुकता है, पूरी नेशन का सर झुकता है। हमको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और इसके जो जो कारण हुए हैं उनको ओपनली बोल के एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करना, लीडरशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारी आर्मी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो लीडरशिप वीक हुई है उसके हिसाब से जियो है। अदरवाइज आप बताइए कि एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस आई है, उसमें फिदाइन अटैक को कोई भी इंटेलिजेंस नहीं बता सकती, लेकिन 250 केजी या 60 केजी जो आरडीएक्स है, जो एक्सप्लोजिव है, वो तो कोई भी इंटेलिजेंस बता सकेगी। इसका मतलब बहुत लेवल के ऊपर उन्होंने मैनेज किया है, लोगों ने करप्शन किया है, लोगों ने आंखें मिटी है। इसकी जिम्मेवारी हम पूरे देश को लेनी चाहिए। जी, हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद सज्जन प्रकाश जी हैं आपके पास लौटेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है। सज्जन प्रकाश जी, आपको चर्चा में लाना चाहेंगे। एक तो थोड़ा सा वो समझाइएगा कि वो क्या नज़ारा रहा होगा और उस दौरान क्या क्या एहतियात बरते जाने चाहिए थे जहां शायद कहीं ना कहीं चूक हुई हो, और अब आगे क्या कुछ एहतियात बरते जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं व्यथित मन से, और उनके बिलखते परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है कि भगवान उनको शक्ति दे कि वो इस दुखद घड़ी को सहन कर पाएँ। इसके बाद यदि हम देखें, एक सीधी सी कहावत है कि इतना कुछ गंवा करके हम होश में आए तो क्या किया, जबकि हमारे पास इंटेलिजेंस थी, सब कुछ इनपुट्स थे, और पिछले समय से ये धमकियां भी मिल रही थी कि हिंदुस्तान में हम इतना बड़ा धमाका करेंगे कि दिल्ली दहल जाएगी। इसके बावजूद भी हमने खामी हमारे अंदर ढूंढनी चाहिए। हम जो भी हमारे साथ घटित होता है उसको हम पाकिस्तान के ऊपर छोड़ देते हैं कि पाकिस्तान ने किया, ब्लेम गेम चलता है, जबकि इसमें साफ जाहिर होता है कि वो हमारा दुश्मन है। उसका काम ही है प्रॉक्सी वार के माध्यम से हमारे को नुकसान पहुंचाना, और वो हर दम तत्पर रहता है कि कब हमारी कोई कमजोरी पकड़े, और उसका वो खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है जब हम कोई स्लैकनेस के अंदर चले जाते हैं। आज स्थिति ये है कि सरकार, जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था, आज स्थिति सरकार की वही है। एक तरफ शहीदों के जनाजे उठ रहे हैं और एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, परंतु मेरे यहां दर्द होता है जब मेरे इतने साथी एक साथ शहीद होते हैं, और वो भी शहीद ऐसी हालात में होते हैं यदि वो सीमा पर लड़ते हुए, यदि किसी ऑपरेशन में उनको साथ काउंटर करते हुए शहीद होते तो हमें इतना दर्द नहीं होता, क्योंकि वो हमारा फर्ज है, देश की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। परंतु जिस हालात में ये शहीद हुए हैं उसमें साफ नजर आता है कि हमें उन्होंने जो टारगेट बनाया है उसमें हमारी कहीं न कहीं बहुत बड़ी खामी रही है। सॉफ्ट टारगेट वो ढूंढते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कानवाई चलती है उसमें सारे ट्रूप्स हथियारबंद नहीं होते, क्योंकि ये एडम कानवाई होती है, नीचे से ट्रूप्स को आगे ले जाना और आगे से पीछे छुट्टी जाने वालों को लेकर के आना, ये सामान्य प्रक्रिया है कानवाई की। और इस समय में हर बस के अंदर 4 प्रोटेक्शन वाले बैठे होते हैं, जो फ्रंट में विंडो के साथ होते हैं, राइट लेफ्ट, और पीछे होते हैं। तो इसके सिवाय जो ट्रूप्स होते हैं वो ट्रांजिएंट्स होते हैं, जिनके पास अपने साजो सामान, छोटे मोटे साजो सामान के अलावा कुछ नहीं होता, और वो इतनी निहत्थे होते हैं कि उनके ऊपर अगर नॉर्मल एमएमजी या एलएमजी से भी फायर खोला जाए तो उनकी कैजुअलिटी हो सकती है। और जिस हालात में इतने बड़े आरडीएक्स का प्रयोग किया गया है, एक नॉर्मल गाड़ी को उड़ाने के लिए 1 से 2 किलो आरडीएक्स काफी होता है उसका चिथड़ा उड़ाने के लिए। और जो ये इनपुट्स मिल रहे हैं, कभी कि 200 केजी था, 80 केजी था, किसी ने तोल के नहीं रखा उसमें, परंतु जितना बड़ा धमाका हुआ है, जितना ये उसका असर दिखाई पड़ा है, आसपास की बिल्डिंगें, जो एक मिट्टी का पहाड़ था वो तक टूट के गिर गया है। तो गाड़ी जो लोहे की बनी होती है, जब उसका चिथड़ा उड़ सकता है तो हम मांस के जो बने हुए हैं उनका तो एक लोथड़ा भी नहीं बन पाता उसमें। और जो शहीदों के साथ जो हुआ है वो बहुत ही व्यथित करने वाला है। आज सरकार यदि नहीं जागी, और ये जो इतने प्रतिबंध पहले लगाए हुए थे, सुरक्षा सेनाओं को जो हिदायतें दी हुई थी, उनको अगर ढील नहीं दी गई तो इसी प्रकार से पीछे हाथ बंधे हुए हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे, और ये सरकारें अपनी सत्ता की भूख के लिए एक बयानबाजी करते रहेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं है। सरकार ने कहा था कि नोटबंदी कर देंगे तो कमर टूट जाएगी आतंकवादियों की। आज उनकी कमर टूटने की अगर बात है तो टूटी हुई कमर ने हमारे को अगर इतना नुकसान पहुंचाया है, अगर उनकी कमर टूटी नहीं होती तो आप समझिए कि हमारे हालात क्या होते। सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा दिया मेजर डॉक्टर एपी सनवारिया जी। इस तरह से बता रहे हैं कि युद्ध के दौरान भी इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई थी, ये तो टूटी हुई कमर के साथ। मतलब क्या वक्त नहीं आ गया कि कमर मत तोड़िए, गर्दन तोड़िए। अब क्या वो वादा पूरा होगा? 40 के बदले 400 सिर लाए जाएंगे। महेंद्र जी, मैं कर्नल साहब की व्यथा समझ सकता हूं। इन्होंने भी वर्दी पहनी है, मैंने भी 71 का वॉर लड़ा है, और जिस तरह से हमारे वीर जवानों को निहत्थे, मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एडम कनवाई थी और ये डैमेज जो हुआ है,
लेकिन मैं इत्मीनान दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सारे हमारे व्यूअर्स को कि जब परसों 48 आवर्स बिफोर जब 3:23 पे ये घास्टली एक्ट हुआ, उसके बाद की एक्टिविटी देखिए, वो इंटेंशन देखिए, वो प्रधानमंत्री का बयान देखिए। देखिए ये एक हमारी कंट्री एक फैमिली है और फैमिली का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है, और किस्मत से अब प्रधानमंत्री मेजोरिटी पार्टी के मेजोरिटी वोट के साथ में उनका दर्द जो उन्होंने बयान किया और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ओपन पब्लिक में कि अब ये कौन डिसाइड करेगा कि पॉलिटिकल विल पे मैं आना चाह रहा हूं। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल विल हटा करके कह दिया कि फौज डिसाइड करेगी समय क्या होगा, दिन कौन होगा, प्रारूप क्या होगा। हर एक खून की जो ड्रॉप गिरी है हमारे नौजवानों की शहीदों की, उनकी चिताओं के ठंडे, देखिए उनकी चिताएं ठंडी नहीं होंगी, बिकॉज जो भावना का बवाल आप जैसे नौजवानों के दिल में उठ रहा है वो इसको सरे अंजाम तक लेकर के जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी की कल की परिक्रमा अब जो पराक्रम में बदलेगी तो वो पाकिस्तान को संभलना मुश्किल हो जाएगा। जी, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे सवाल यहीं से शुरू होते हैं। हर बार कोई ना कोई अटैक होता है, हमला होता है, तमाम लोग चर्चा करते रहते हैं। हर बार हम ये कसम खाते हैं, हम इस तरह के बयान भी सुनते हैं जैसा प्रधानमंत्री का या तमाम लोगों का बयान आता ही है। उसमें हमें लगता है कि अब की बार कोई ना कोई निर्णायक फैसला लिया जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद या एक आध छोटी मोटी कार्रवाई भी हो जाती होगी जो वैसे भी होती है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा नहीं होता जिसके बाद कोई ना कोई खून आलूदा शहर या कोई ना कोई खून आलूदा बॉडी हमें देखने को ना मिले। बिल्कुल महेंद्र जी, ये एप्रीहेंशन आपके दिमाग में नहीं है। मैं परसों से चैनल्स पे बैठा हुआ आ रहा हूं और क्योंकि सत्ता पक्ष का बुला रहा हूं मैं, मुझसे ये पूछा जाता और पूछा जाना चाहिए, यह आपका हक है। क्योंकि कितने इंसिडेंट हो चुके, इसके पीछे चले जाइए आप और गिनते जाएं और वो मतलब मैं गिनाना नहीं चाह रहा, इतना कुछ करता है। और उसके बाद ये ना मानिए कि एक्शन नहीं होता, एक्शन होता है बट वो एक्शन निर्णायक नहीं होता। कल मुझसे सवाल पूछा एक चैनल पे कि क्या अभी तक आप लोगों ने सेना के हाथ बांधे हुए थे, जो कल प्रधानमंत्री जी ने, चलो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, मैं उसको मैं शुक्रगुजार हूं सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कि अब वो देश के लिए खड़े हैं, भारतीय सेना के पीछे खड़े हैं, भारत के प्रधानमंत्री के पीछे खड़े। सेना के हाथ बंधे नहीं थे। देखिए हमारे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं कि ब्रिगेड कमांडर की इतनी पावर है, लोकल एक्शन देख के वो करते हैं, मेजर जनरल डिविजनल कमांडर की कुछ और होता है, हम वेरियस स्टेज के ऊपर उनको हथियार मिले। लेकिन परसों का जो स्टेटमेंट, कल का जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दिया है वो सारी पॉलिटिकल पावर उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को दे दी है। और अब निर्णायक प्रकाश जी, आप भी इसका जिक्र कर रहे थे, कौन कौन से वो जो अधिकार हैं जो आपको लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं कमी पेशी थी, वो और ज्यादा होने चाहिए थे? वो कौन कौन सी चीजें आपको लगती है जिनके ऊपर ब्रेक लग रहा था और जो अब ब्रेक हटाए जाने चाहिए? देखिए, मैं जब वैली में था, कुपवाड़ा के इलाके में मैं डिप्लॉयड था, उस समय मैं ये नहीं कहता कि सरकार किसकी थी, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, हमें अपने सुपीरियर्स का हुक्म को मानना होता है। और उस समय जो एसओपी बनी हुई थी, आरोपी भी लगती रही हैं, आरोपी के समय ये साफ होता था कि जब कानबाई का टाइम होगा, मैसेज मिलेगा कि अभी कानबाई मूव कर रही है फलां जगह से, उसके अगले 20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी सिविल व्हीकल मूव नहीं करता था। उनको साइड लाइन खड़ा किया जाता था, जब कानवाई निकल जाती थी तो उनको छूट होती थी आगे चलने की। इसी प्रकार से सैनिटाइज किया जाता था आरोपी के द्वारा आसपास के दोनों साइड के जो रोड के साइड के इलाके हैं और दूर दूर तक के इलाके, क्या उनमें कोई दूर से भी पहाड़ी के इलाके से किसी झाड़ियों में छुप करके कोई उसके ऊपर ग्रेनेड लॉन्च ना कर दे या आरएल वगैरह से कोई फायर ना कर दे। इस प्रकार का सैनिटाइजेशन करके वहां से कानवाई गुजरती थी। बीच में कुछ हालात ऐसे बने हैं जिनमें जो नाके भी लगे होते थे, जहां सिविल व्हीकल मूव करते वक्त उनको चेकिंग की जाती थी कि इसमें कोई हथियार बंद आतंकवादी या गोला बारूद इत्यादि तो नहीं जा रहा है। वो सारे के सारे जब ये सरकारें बदलती हैं और सरकारों के साथ इनकी पॉलिसीज बदलती हैं तो वो
जो राजनीतिक पॉलिसीज हैं वो सेना की पॉलिसी के साथ कमेंसरेट नहीं करती हैं, और उस कारण से ये होता है। जैसे ये नाके उठे, एक गाड़ी की घटना हुई थी जिसमें वो नाके को पार करके एक मारुति 800 कार आगे निकल गई थी, और उस सुरक्षा बलों ने सोचा कि इसमें जरूर आतंकवादी हैं, 2 ही व्यक्ति हैं, ज्यादा सवारी होने पे वो फायर नहीं करते, परंतु उस पे फायर हुआ और एक आदमी की उसमें मौत हुई। उसके बाद इतना हो हल्ला मच गया, सरकार जो है ना घुटनों पे आ गई वहां की, और उन्होंने सारे के सारे नियम ताक पर रख करके गाड़ियों को खुली छूट दे दी मूव करने की, और इसी के साथ चेकिंग बंद हो गई। वहां आम आदमी की चेकिंग करने के लिए अभी एक सैनिक घबराता है कि इसने कहीं रिपोर्ट कर दी मेरे ऊपर अफसर को, तो मेरा क्या होगा, क्योंकि उसके साथ उसका परिवार भी जुड़ा हुआ है। और एक वजह जाहिर तौर पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक वजह ये भी है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नवाब सिंह जी, ठीक है, ये हमारी अंदरूनी कहीं ना कहीं चूक रही होगी, उसकी जांच भी हो जाएगी, और शायद उसके बारे में कम से कम हमें इतना भरोसा है कि उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन हमारी चुनौती शुरू होती है उसके बाद जो आतंकवादी संगठन है, उसके बाद जो हमारा पड़ोसी है, दुश्मन देश है, वहाँ से हमारी चुनौती शुरू होती है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई कहाँ से शुरू होनी चाहिए? ऐसा है कि कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, ज़रूरी है, और ऐसी होनी चाहिए कि उसको लेसन मिले। हमारे फौज में कहते हैं कि एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि इसके आगे आप करोगे तो फिर हम भी बिल्कुल करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हरियाणा में बोलते हैं इब देखूंगा तुझे। हम इब ही देखते रहे हैं पिछले 3-4 साल से या 7 साल से। अभी क्या है, प्रॉब्लम ये है, उन्होंने जो टाइमिंग है इसके बड़ी सूझबूझ से चुने हैं हमारे दुश्मन ने, कि एक तो टाइमिंग है जबकि बर्फ पड़ी हुई है, बॉर्डर पे बर्फ है, आप बॉर्डर के अक्रॉस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जाना मुश्किल है। दूसरा ऐसा टाइमिंग है कि इलेक्शन आने वाली है। तीसरा ऐसी बात है कि पाकिस्तान के पास अभी न्यूक्लियर है, हम भी न्यूक्लियर हैं। वो धमकी देते हैं कि इसके ज़्यादा आगे अगर हम दूसरी कन्वेंशनल वॉर पे जाते हैं। पर लेकिन मेरा ख्याल इस दफ़ा शायद जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, वो फोर्स करती है कि कम से कम हमको ट्रूप्स को मोबिलाइज करना पड़ेगा, और आर्मी को अगर उन्होंने बोला है, अगर कैबिनेट कमेटी में उसको अप्रूव करवाते हैं कि फ्री हैंड है, आई एम श्योर आर्मी जो हमारी कैपेबल है वो ऐसी जगह चुन लेगी, ऐसा टाइम चुन लेगी कि अभी फिर कोई रोके ना उनको, जैसे पिछली दफा 2001 में भी रोक दिया गया था। जब आर्मी को आप छोड़ते हो, पूरी देश के सामने कमिट करते हो कि आर्मी को खुला हाथ दिया, उसके अगर आप मीनिंग हैं तो अगर हमने इस दफा चूक कर दी, 40 आदमी इस दफा गए हैं, इसका मतलब नेशन का मोराल हमारा बूटों में आ जाएगा। हम संवेदनहीन हो जाएंगे सर। फिर मतलब ये मान के चलिए कि अगर हम अब भी नहीं जागे, अब भी हमारा खून नहीं खोला, तो फिर हम संवेदनहीन हैं, फिर हम किसी बात की चिंता नहीं करते अगर ये स्थिति आ जाती है तो। सज्जन प्रकाश जी, शुरुआत कहाँ हो, क्योंकि चुनौतियां एक तो सीमा के पार है और सीमा के इस तरफ भी चुनौतियां हैं सर। मैं यही मैं कहना जा रहा हूं आपको कि अगर पिछला इतिहास देखें हम, पहले कारगिल हुआ जी, कारगिल में हमें काफी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम पीओके को भी अपने साथ मिला सकते थे, थोड़ी सी और कैजुअलिटीज हमारी होती, परंतु एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होता हमारा हुआ है, परंतु उस समय भी सरकार ने ढील दिखाई। इसके बाद कुछ ही समय बाद जब संसद पर आक्रमण हुआ तो हमने को फिर मोबिलाइज कर दिया गया, और हमारे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि उन्होंने कहा आर्या पार, और हमारे ट्रूप्स को मोबिलाइज कर दिया गया, और 1 साल तक वहां बैठे रहे ट्रूप, और लगभग उतनी कैजुअलिटी होगी, किसी को सांप ने काट लिया, कोई गाड़ी एक्सीडेंट में मर गया, कहीं कोई अम्नेशन ब्लास्ट हो गया, और उसका मतलब उसका नतीजा क्या निकला? 1% भी अगर हमारा डेटरेंट पाकिस्तान के ऊपर आया हो तो बताइए। हम हमेशा डिफेंसिव चलते हैं, आज भी हम डिफेंसिव बैठे हैं, ऑफेंसिव होना पड़ेगा। हरियाणवी में बिल्कुल यही कहावत है, पहले मारे सो जीते। अगर ये नहीं किया
तो हमेशा हम चोट खाते रहेंगे और ये जुमलेबाजी हम करते रहेंगे कि हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। परंतु कारगर अगर आपने ऑपरेशन करने हैं, कोई समय आपको रोकता नहीं है। हमारे जवान 50 डिग्री टेम्परेचर में भी उन टैंकों के अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर घुसने की शक्ति रखते हैं, भले ही वो उबल जाए अंदर से। परंतु हमारी जो सरकारों की विल पावर है, राजनीतिक विल पावर है, राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है, वो इतनी कमजोर है कि उनको ये लगता है कि अगर वार हो गई, अगर वार हो गई, मैं आपको कहना चाहूंगा, और उसमें थोड़ी सी एस्केलेट हो गई तो ये कुर्सी चली जाएगी। अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, शांति से जीने के लिए और मजे लेने के लिए, मैं सीधा शब्द प्रयोग करता हूं, भले ही मेरे ऊपर कोई देशद्रोह का वो चलाएं। नहीं, कैसे परंतु सारा देश कह रहा है, हाँ, क्या ये हमारे इसका साफ हमारे जाहिर देश ने होता झेला है, नहीं है क्या? अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे जवानों की आहुति दी जाती है, हर रोज हवन में झोंक दिए जाते हैं देशभक्ति के नाम पर, और पूरा हमारा देश, हमारे देश के लोग, उनको अब इतना इसके ऊपर प्रभाव और प्रेशर बना देना चाहिए सरकार पे कि एक तो सुरक्षा बलों के लिए किसी भी चीज की कमी ना रहे, ना हथियार की कमी ना हो, ना साजो सामान की कमी हो, ना उनको वर्दी की और अम्युनिशन की कमी हो। आप जाके कभी देखिए, आपको चेक करके आना पड़ेगा। मैं बहुत की अंदर की बातें फौज की नहीं बता सकता यहाँ पब्लिक डोमेन में, हमें बहुत दिखते हैं और सरकार को ये पता भी नहीं लगता। बीच में जो एक ब्यूरोक्रेट्स की लॉबी है, मैं स्टेट अटैक करता हूं इस बात के ऊपर, वो हमारी बात को आगे ले जाने नहीं देते और वो हर जगह हमारे को लेग पुलिंग करते हैं या हार्म करने की कोशिश करते हैं। देश को जागना होगा, क्योंकि उस देश के हिस्सा वो भी हैं और राजनीति वाले भी उसका हिस्सा हैं। अगर सुरक्षा बलों को आपको सुविधाएं नहीं दी गई, उनका मनोबल बनाए रखा नहीं गया और उनके अनुसार कार्रवाई नहीं की गई, तो ये कुर्सियां भी रही जाएंगी यहाँ पर और इनकी हालात वो होगी, ना घर का कुत्ता घर का, ना घाट का, वो स्थिति आ जाएगी हमारी। जी डॉक्टर ए.पी. सनवारिया जी, अब तो देश भी सरकार के साथ खड़ा हुआ है, तमाम राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े हुए हैं। मांग एक ही है कि निर्णायक फैसला होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आप लोगों को लगता है या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि निर्णायक फैसला लेने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार ने कह दिया है कि सेना अपना फैसला ले ले? बिल्कुल महेंद्र जी, अभी मैं अपने लर्नेड रक्षा विशेषज्ञ को सुन रहा था और इनके दुख को, बिकॉज ये सोल्जर्स हैं, इनको ग्राउंड रियलिटी पता। अभी ब्रिगेडियर नवाब साहब जी ने कहा कि उन्होंने जो समय चुना है वो एक बड़ा पिकुलियर समय है। मैं उस पे 2 सेकंड में ये कहना चाह रहा हूँ, ये समय इलेक्शन का समय है। पाकिस्तान नहीं चाहता ये कश्मीर का मुद्दा सोल्व हो जाए, और मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि कश्मीर का मुद्दा सोल्व होगा तो एक सक्षम सरकार वहां बने तो वो बनेगी, तो वो नहीं चाहता वहां प्रॉब्लम हो। एक ये बता देना चाह रहा हूं कि देखिए, गोल, पॉलिटिकल गोल डिफरेंट होते हैं, आर्मी के गोल डिफरेंट होते हैं, और लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के भाव भीने वक्तव्य, मैं इसको वक्तव्य नहीं कहूंगा, संदेशा कहूंगा कि उन्होंने पॉलिटिकल विल को पूरा का पूरा वर्दी वाले जो भी हमारे कार्मिक हैं उनके ऊपर रखा है। और मैं इत्मीनान दिलाता हूं आपको, फौजी होने के नाते, फौजी और मेरे साथी पैनल मानेंगे कि फौज जब सोचती है कि ये प्रिकाष्ठा हो गई है, अति हो गई है, तो उसके बाद जैसे कि अभी कर्नल साहब ने बताया कि आर और पार की लड़ाई में फौज को रोक दिया गया, नुकसान हुआ। अरे फौज को क्या, जनरल साहब ने, कर्नल साहब ने लड़ाई लड़ी, 98,000 सिपाही सोल्जर जो हम अरेस्ट करके लाए थे उनको छोड़ना पड़ा। कहने का मतलब ये कंपल्सन थी, लेकिन कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कंपल्सन हटा दी है। देखिए मोदी जी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में फर्क मैं नहीं समझ पाता, और अब ये आर पार की लड़ाई होगी ही। जी, आर पार की लड़ाई, वही ब्रिगेडियर साहब मैं कुछ कहना चाहूंगा इस पॉइंट के ऊपर कि प्रधानमंत्री ने कह तो दिया है कि सुरक्षा बलों को छूट दी जाती है कि वो स्थान भी खुद चुनेंगे, समय भी खुद चुनेंगे, परंतु जिस प्रकार से एक बोनस का होता है कि बोनस इतना दे दिया 60 दिन का, पर सब्जेक्ट टू लिमिटेड टू 3,000 रुपए,
इनको छूट दे दी गई है केवल इंटरनल ऑपरेशंस के लिए, कासो एंड कॉर्डन के लिए दी गई है, न कि अक्रॉस द बॉर्डर कोई ऑपरेशन करने के लिए। ये उसके लिए पूरा देश को एक होना पड़ेगा, सारी राजनीतिक पार्टियों को एक होना पड़ेगा और बड़ी सोच समझ के साथ कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। युद्ध करना, लड़ाई करना कोई एक छोटी मामूली चीज नहीं है। हम बड़े जोश में कह तो देते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे और वो स्ट्राइक कर देंगे, ये बहुत ही सोच समझ के उठाया जाने वाला स्टेप है। देश के अंदर 130 करोड़ नागरिक रहते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए सरकार को एक कदम नहीं, केवल एग्रेसिव के साथ साथ राजनीतिक कदम भी उठाना चाहिए कि पाकिस्तान को चारों तरफ से राजनीतिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना घेर लिया जाए कि उसके पास सांस लेने को जगह ना बचे और वो घुटने टेक दे। इस दिशा में पहला कदम उठाया गया कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था वो विड्रॉ कर लिया गया है, वो वापस ले लिया गया है। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रिगेडियर नवाब सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, हमने युद्ध लड़के देख लिए, युद्ध में पाकिस्तान को मात दे के देख ली, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए और भी हर तरीके से अगर घुसपैठ होती है तो उनको भी मार गिराया गया, तमाम तरीके की हमने कोशिशें की हैं सर। लेकिन हर बार यही हो रहा है कि असर नहीं पड़ रहा है, इस तरह के हमले बढ़ते जा रहे हैं। उरी के बाद पुलवामा हो रहा है। जी ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल, आपने जो ठीक कहा कि असर नहीं पड़ रहा है, पर अभी जो मौका है, जो ऐसी ये जो हादसा हुआ है, 40 लोगों का मर्डर हुआ है, 40 लोग हमारी तरफ से शहीद हुए हैं, इसका असर बहुत ज़रूरी है कि 3 लेवल पे डाला जाए। नंबर एक तो है डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी में अभी हम चूक ना करें, चाहे जहाँ जहाँ पे भी हमारे एम्बेसडर जाने हैं, चाहिए यूनाइटेड नेशन में उठाए हैं, अमेरिका रशिया के साथ जो उनके फ्रेंड है, चाइना के साथ कुछ एक स्टेटमेंट्स आई हैं अमेरिका और चाइना से, लेकिन माइल्ड स्टेटमेंट आई हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हम चाहते हैं, हमको उनके तगड़े प्रूफ अभी से दिन रात मेहनत करके देने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि हम जैसे हम सोच रहे हैं कोई ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि वो उस एक्शन के बाद हमारे साथ टॉक करने के ऊपर बैठे, लेकिन टॉक को हमको चलाते रहना पड़ेगा, बातचीत को बंद नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग तो हर तरह की कोशिश कर चुके हैं और हम उसमें सक्सेसफुली कर चुके हैं उसको। वो क्या होना चाहिए एक्शन, वही समझ में नहीं आ रहा। क्या सरकार के लिए, हमारी सेना के लिए समझ पाना आसान होगा? अभी ऐसा है कि JNK की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आर्मी की नहीं है। आई एम सॉरी कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, अभी भी जो स्टेटमेंट्स हैं डिप्लोमेटिक, आर्मी को हमने खोला, जिम्मेवारी JNK की है, हमारे ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन की। 70 साल तक वो मैनेज नहीं कर पाए, और पिछले 2-3 साल में जो जफ्फी पप्पी पड़ती रही है BJP और PDP के साथ, और PDP ने उसका इतना फायदा उठाया, जहाँ पे आर्मी की जिम्मेवारी होती है कि सिचुएशन ऐसी ले आओ, उसके बाद आप पॉलिटिकल सोल्यूशन में लाओ। आर्मी में इसको पिछले 70 साल में ऑलमोस्ट 10-15 दफा किया होगा, लेकिन जब आर्मी उनको देती है, हैंडओवर करती है, उधर इलेक्शन हो गई, उधर गवर्नमेंट बन गई, लेकिन गवर्नमेंट में हम ऐसे वीक हो गए, सिर्फ वोट बैंक के लिए हमने उनको कंसेशन दे दिया, फिर सिचुएशन वहां पे आ गई। तो ये तो एक तो हमको मैनेज करना पड़ेगा, हमारे पॉलिटिशियन को अपने ऑब्जेक्टिव चाहिए कि हमारा JNK में क्या ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये है कि यस, हमारा दिमाग भी इतना कम नहीं, हमारी आर्मी के जो ब्रेन है वो भी कम नहीं, वो सोचेंगे कि कहाँ पे ऐसी स्ट्राइक हो जिसका के जैसे टेररिज्म में स्ट्राइक करते हैं, ये उन्होंने 40 आदमी मारे हैं, पूरे इंटरनेशनली शोर मच गया। उन्होंने काम कितने लोगों ने किया? 5 या 10 लोगों ने किया। एक आदमी की मौत हो गई, फदाइन बन गया, उन्होंने किया। तो हमको ये नहीं है कि पूरी रिसोर्सेज ही हमको कर देनी चाहिए, लेकिन उनको धमकाने के लिए शायद हमको लिमिटेड मोबिलाइजेशन करनी पड़े,
और करनी होगी, अदरवाइज लोग हमारे कंट्री के वो सेटिस्फाई नहीं आपने होंगे। एक इशारा ये भी किया कि डिप्लोमेटिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन बर्बाद पाकिस्तान असल में तो है ही, लेकिन और ज्यादा बर्बाद पाकिस्तान एक पड़ोसी के तौर के ऊपर शायद ज्यादा हमारे लिए बड़ी चुनौती नहीं होगा। ये ऐसा है कि ये जनरल दुल्लत हैं जो कि रॉ के पुराने चीफ हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, उनके जो ISA के चीफ थे पाकिस्तान के, बड़ी अच्छी बुक है। उसमें उन्होंने यही बोला कि JNK की सलूशन, परमानेंट सलूशन यही है कि बातचीत, एक होती है बैक चैनल में बातचीत, एक होती है ओपन चैनल में। हमको भी बातचीत में कुछ एक लोगों को जिनकी स्टेक है, चाहे हम समझे वो दुश्मन है, चाहे समझे कोई है, अदरवाइज क्या हो रहा है कि अभी जो तालिबान है अफगानिस्तान से और फ्री हो जाएंगे, जैसे ही ये बर्फ पिघलेगी और तालिबान आके उधर हम फिर पाकिस्तान को बदला। तो ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी, ये भी हमको चाहे हम जो मर्जी कहें कि ये भी एक ट्रुथ है, रियलिटी है, क्योंकि वो स्टेट हमारी है, JNK हमारा बच्चा है, उसको संभालने के लिए जो अपने बच्चे को संभालने के लिए किसी दुश्मन के साथ भी बात करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल बातचीत चलती रहनी पड़ेगी। जी सज्जन प्रकाश जी, क्या रास्ता होना चाहिए और क्या क्या बड़ी चुनौती है? मतलब चुनौती अंदर से है, सीमा के इस पार है कि बहुत सारे लोग वो भी हैं जो कहीं ना कहीं अलगाववादियों के और आतंकवादी सोच के पक्ष में खड़े हुए हैं और उनको साधा जाता है, उनको सहूलियतें दी जाती हैं क्योंकि राजनीतिक पहलू भी हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, या फिर उस तरफ चुनौती है, उस तरफ एक बर्बाद चुनौती है और उसके बारे में डर यही है कि वो और ज़्यादा बर्बाद हो तो शायद और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा महेंद्र जी कि अगर कोई पड़ोसी आपका बिल्कुल कंगाल हो जाता है तो वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी जो है इतना बदहाल हो जाए कि उसके लिए फिर मरने मारने के सिवाय कोई कुछ ना बचे। उसके अंदर इतनी तो रहनी चाहिए कि उसको भी जिंदा रहने की लालसा बची रहे। और इसके अलावा जो अंदरूनी बात आपने की है, मैं कहता हूं जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का उसको दे रखा था हमने दर्जा, इसी प्रकार से हमने कश्मीर को भी मोस्ट फेवर्ड स्टेट का दर्जा दे रखा है। वहां पर 2 रुपए से 5 रुपए किलो उनको चावल मुहैया किया जाता है राशन का, और बिजली फ्री है, दूसरे साधन भी बहुत सारे साधन फ्री हैं। इवन यहां तक है कि वहां पर जो मोमेंट के लिए एफुअल है वो भी उनको कहीं न कहीं से मुहैया ऐसे ही हो रहा है, जिसके कारण वो फ्लोरिश हो रहे हैं। एक ही स्टेट है, मिलिटेंसी कितनी देशों में रही और हमारे भी ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी रही, पंजाब में भी मिलिटेंसी रही। जब मिलिटेंसी का टाइम था वो स्टेट बिल्कुल डाउन फॉल होता गया, उसमें कमजोरी आती गई। परंतु JNK एक ऐसी स्टेट है जो मिलिटेंसी में भी फ्लोरिश हो रही है, क्योंकि वहां जितनी फौज के पास जो बजट आता है वो 90% बजट जो लोकल में खर्च किया जाता है एक्सपेंडेबल पे या जो भी कैपिटल क्रिएट करने के लिए, वो वहां के ठेकेदारों के थ्रू होता है। और वहां जो खाली डब्बा चुगने वाले जो लोग थे फौज के फेंके हुए, वो आज वहां के ठेकेदार हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई बेईमानी की है, बस इतना है कि जो पैसा आया उनके माध्यम से प्रयोग हुआ और आज वो इतने फ्लोरिश खुद हो चुके हैं कि अभी वो मिलिटेंट की तरफ भी उनका झुकाव हो गया है और मिलिटेंट्स उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनसे एक्सटॉर्शन लेते हैं कि तुम फौज से इतना पैसा कमा रहे हैं तो हमें भी दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो इस हालात में वो उनको मजबूरी समझिए उनकी कि वो मिलिटेंट्स का साथ देते हैं। अन्यथा आप समझिए कि जो ये घटना हुई है इसमें मिलिटेंट कहाँ था, पाकिस्तान से उड़ के ड्रॉप नहीं हुआ, वो वहीं रहता था, वहीं उसने सारी प्लानिंग की है, ट्रेनिंग लेके आकर के वहीं रहने लगा है। तो ये सारी उसको लोकल सपोर्ट है। आपके गांव में, आपके इलाके में, कॉलोनी में एक अलग से कोई आदमी दिखाई दे, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये मेरे इलाके का आदमी नहीं है। तो वहां के लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं। जब तक उनको मतलब साइकोलॉजिकली उनको मोटिवेट करके ये साथ नहीं लिया जाए कि वो हमारे सुरक्षा बलों को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट दें और जिससे हमारे ऑपरेशन, जैसे कि अभी काफी हद तक ऑल आउट ऑपरेशन में हमें मदद मिली है, परंतु उनको डर भी साथ में होता है, क्योंकि अगर मिलिटेंट्स को पता लग जाता है तो आपने देखा बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनमें SPOs को घर से उठा करके उनको मार दिया गया है। वो डराने के लिए भी था
और असलियत में भी ऐसा था कि उनको शक था कि इन्होंने हमारे मुखबरी की है। जी। ये एक मेन कारण है वहाँ एक पर। आखिर में इसको जस हिंदी की मुहिम मान लीजिए, एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया ज़रूर जानना चाहेंगे आप लोगों की कि हरियाणा में खिलाड़ियों को जब ओलंपिक में मेडल आते हैं तो 6 करोड़ तक का इनाम है। हमारे जो जवान शहीद होते हैं और केंद्र के स्तर पर शायद अभी 25-25 लाख का ऐलान किया गया है, स्टेट्स में शायद और भी कम है। तो देखिए, शहादत की और जान की कोई कीमत तो होती नहीं है, लेकिन जो आर्थिक मदद होती है ये सबल होती है उस परिवार के लिए, और ये हौसला होती है उस जवान का कि जो सीमा के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसको ये हौसला रहे कि मेरे बाद संभालने के लिए है, सरकार है, आर्थिक मदद है, और अगर मैं चला भी जाऊंगा तो कम से कम आर्थिक तौर पर मेरे परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके ऊपर आप लोगों की टिप्पणी कि क्या जब खिलाड़ियों को 5 से 6 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं, क्या सैनिकों को 10 करोड़ रुपए शहादत के लिए मान सम्मान के तौर पर परिवारों को नहीं दिए जाने चाहिए? सनवारिया साहब, आपका। बिल्कुल महेंद्र जी, आपने बड़ा सेंसिटिव सवाल पूछा है। जिंदगी की कोई वैल्यू आप लगा ही नहीं सकते। देखो, लेकिन ये मान के मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, इनसाइड स्टोरी आर्मी की, मैं 10 करोड़ की बात नहीं कह रहा, वो तो देखिए 25 लाख रुपए सेंटर ने कहा है और राजनाथ जी ने सारे स्टेट्स को कहा है कि मैक्सिमम वो करें। लेकिन ये बता देना चाह रहा हूं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग जब शहीद हो जाते हैं उनको उनके पे एंड पर्क्स जब तक के वो रिटायर नहीं हो जाते होते तब तक के वो सरकार उनको देती जाएगी। उनके बच्चों की सारी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एजुकेशन मतलब वो है, सिक्योरिटी है। बट आपका कहना कि खिलाड़ियों को उतना रुपया मिलता है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनको भी पूरी से पूरी फाइनेंशियल सहायता दे देनी चाहिए। इससे मोरल काफी ऊंचा होता है। नवाब सिंह जी, 2 पॉइंट देना चाहता हूं मैं इसमें। पहली बात तो यही है कि पैसे के साथ उनकी शहादत को ना हम तोलें। हाँ वही तो, पर उसकी कोई लेकिन कीमत नहीं है। दुख जरूर होता है कि एक तरफ आप मेडल वाले को 6 करोड़ दे रहे हो, दूसरे 25। यस, इसके ऊपर गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कहना चाहता हूँ, कारगिल वॉर के बाद शुरू हुआ था, फिर बंद हो गया। जितनी भी फैमिली मार्टर्स की है, कंट्री को उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। उनकी पढ़ाई, बच्चों की सब कुछ कंट्री को देना चाहिए। राष्ट्रीय थोड़ा सा परिवार टैक्स घोषित देने होना में चाहिए कोई ना फर्क नहीं शहीद पड़ता। का परिवार। सज्जन प्रकाश जी, देखिए, इस पॉइंट को लेकर मैं 3-4 चीजों पे आपको समय मांगूंगा आपसे। जी, जी। सबसे पहले तो ये है कि सैनिकों के लिए एक सत्र का ऑनरेरियम मिलना चाहिए उनको। कोई स्टेट, त्रिपुरा 2 लाख देती है, यूपी ने 25 लाख कर दिए, हरियाणा 50 लाख देता है। तो मरने वाले को भी ये, उसकी आत्मा भी व्यथित होती होगी कि मैं अगर दिल्ली में बस गया होता तो केजरीवाल मेरे को 1 करोड़ दे देते। आप सोचिए इस बात को, क्योंकि जीवन जो है वो पैसे के बगैर नहीं चल सकता। वो अपनी शहादत दे सकते हैं, परंतु परिवार को तो पेट पालने के लिए पैसा चाहिए। और इसके लिए ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इनको 50 लाख मिल गया, वो उसके बीमे की राशि होती है सरकार की तरफ से, उसमें कोई मदद अलग से नहीं होती है, ज्यादातर पैसा उनका अपना होता है। इसके अलावा जो सैनिक J&K में अगर शहीद हो जाता है तो उसको लिबरलाइज पेंशन मिलती है, जैसे सावरिया साहब ने बताया था। उसके रिटायर होने की डेट तक उसको वो पेंशन, तनख्वाह के बराबर पेंशन मिलती है। परंतु एक सैनिक अगर J&K की बॉर्डर से निकलने के बाद पंजाब में शहीद हो जाता है तो उसको एक नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलती है, या कभी कभी स्पेशल पेंशन मिलती है। मैं समझता हूं कि जो शहीद हो गया देश के लिए, उसके कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। उसके उस रैंक के कम से कम जिस रैंक में वो था, उसकी रिटायरमेंट डेट तक उसको तनख्वाह के बराबर पूरी अलाउंसेस छोड़ करके सारी मिलनी चाहिए। और यहाँ तो उल्टा ये है कि सरकार ने पीस एरिया में, पीस टाइम में जो है ऑफिसर्स का राशन बंद कर दिया। अरे जो देश अपने ऑफिसर्स को राशन मुहैया नहीं करा सकता, वो पेंशन और करोड़ों रुपए कहां से देगा? खिलाड़ियों से इनको वोट मिलते हैं, सेना से वोट नहीं मिलते। जिस दिन सेना का एक एक वोट काउंट होने लग जाएगा, ये उनके लिए भी कर देंगे। जी, बहुत सारे मुद्दे हैं और ऐसे मौके के ऊपर ये उठने भी लग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बिगुल 2019 में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।